नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी कहानियां आपको तुरंत ही मिल जाए। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन साथी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह उतनी ही सच है जितना कि आप और हम। विनय ऑफिस में काम कर रहा होता है लेकिन ध्यान लगाकर नहीं कर पाता। सारा ध्यान तो घर पर होता है कि पता नहीं अब उसकी वाइफ कैसी होगी। उसका मन आज बिल्कुल भी ऑफिस आने का नहीं था, पर रागिनी की जिद के कारण आना पड़ा। उसने कहा कि वह ठीक है, जाओ आप ऑफिस। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, रागिनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। विनय ने कुछ नहीं देखा, कोई फाइल कहाँ रखी है कहाँ नहीं। बॉस को फ़ोन करके हाफ हॉलीडे के लिए बोले या नहीं, उसे कुछ ख्याल नहीं आया। बस हड़बड़ी में जल्दी से घर के लिए निकल गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ छूटा जा रहा था और यहाँ हाईवे पर जाम लगा था। एक एक करके जैसे यादें उसके सामने खड़ी हो गईं। विनय और उसकी फैमिली जब रागिनी को देखने के लिए गए थे, वह गौरी, हिरनी आंखों, लंबे बालों, गुलाबी होठों वाली वह लड़की मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। हाइट छोटी थी पर प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। वो नीली रंग की साड़ी में गजब ढा रही थी। यकीन करना मुश्किल है कि कोई लड़की बिना मेकअप किए भी इतनी सुंदर लग सकती है। वह चाय लेकर आई, नीचे रखी और मम्मी पापा के पैर छुई, फिर सभी को चाय दिया। उसने चाय देते हुए मुझे देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। उसके पापा ने कहा कि जिंदगी बच्चों ने जीनी है, एक दूसरे के साथ तो अच्छा होगा ये आपस में बात कर ले। उसके पापा ने कहा, रागिनी बेटा विनय को अपना घर दिखा दो। उसने मुझे घर दिखाया और हमने बातें भी की। मैंने उससे पूछा, आपने क्या किया है? उसने कहा, एमए की है, वह भी हिंदी से। तो क्या आप जॉब करोगे शादी के बाद? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, अगर घर वाले परमिशन देंगे तो जरूर करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? मैंने पूछा। मुझे बच्चों के साथ खेलना और उन्हें खिलाना बहुत पसंद है। उनके साथ रहती हूँ तब अपनी सब प्रॉब्लम भूल जाती हूँ, उसने कहा। इस बात पर हम दोनों ही हंस दिए। मैंने उससे पूछा, मैं आपको पसंद हूँ क्या? उसने जवाब दिया, पसंद क्यों नहीं होंगे भला? मैंने कहा, आपको कुछ नहीं पूछना क्या मुझसे? उसने कहा, नहीं। ऐसा क्यों? लाइफ तो आपको भी बितानी है, मैंने कहा। उसने जवाब दिया, जो मम्मी पापा को सही लगे वही मेरी पसंद है। विनय जहां अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से था, एजुकेटेड, स्मार्ट, अच्छी जॉब और अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, वहीं रागिनी पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। तो दोनों फैमिली ने बच्चों की सुनकर एक दूसरे का मुंह मिठा कर रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी से अच्छे शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बोल दिया। रागिनी और विनय की फ़ोन पर बात होती थी। अच्छे से एक दूसरे के नेचर को समझ लिया था। विनय ने रागिनी को कहा, लगता है पंडित जी को कुछ खिलाना विलाना पड़ेगा ताकि जल्दी से कोई पास की मुहूर्त निकाले। रागिनी ने कहा, ऐसे भी क्या जल्दी है आपको? मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने पापा से दूर होने की। विनय ने कहा, हाँ, हर लड़की अपने पापा की पड़ी ही होती है, पर मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगा। आपके पापा की तरह आपके बोलने से पहले हर ख्वाहिश पूरा करूँगा। कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रागिनी ने कहा, देखेंगे इस पापा की परी का आप कितना ख्याल रखते हो। उनकी शादी के मुहूर्त 3 महीने बाद निकला। रागिनी के पापा शादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ थे।
वे किसी काम से गए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया को छोड़ गए। रागिनी बिल्कुल टूट गई। इस दुनिया में उसके पापा उसके दिल के सबसे करीब थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आज महीना भर हो गया उसके पापा को गुजरे हुए, पर रागिनी ना ही समय पे खाना खा रही थी और ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखती, बस हर समय रोती। विनय रोज उसको कॉल करता, उसको समझाता, पर रो रो कर वह आधी हो गई थी। विनय ने अपने पापा को सब बता दिया। विनय ने कहा, रागिनी नहीं एक्सपेक्ट कर पा रही है अपने पापा की मौत। बिल्कुल टूट गई है वो। उसे प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत है पापा। पापा ने जवाब दिया, हम वेट नहीं कर सकते। उस वक्त का उसे जल्दी बहू बनाकर ले आते हैं। विनय के पापा ने रागिनी के भाई से फ़ोन करके जल्दी शादी करने की बात कही। रागिनी के भाई ने कहा, अभी पापा को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और रागिनी भी सदमे में है। क्या ठीक होगा इस वक्त शादी करना? समाज क्या कहेगा? विनय के पापा ने कहा, रागिनी अब हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। समाज की फिक्र आप ना करो, और रही तैयारी की बात तो शादी सिंपल करेंगे हम। रागिनी और विनय की शादी हो जाती है। विनय उसका बहुत ख्याल रखता है। उसकी सास की कोई बेटी नहीं थी। अब तक बेटी के लिए तरस रही थी। उसे तो जैसे अपनी बेटी मिल गई हो। जब तक जितना प्यार संभाल रखा था, अब उस पर उड़ेल दिया था। इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली थी उसे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। वो जल्दी ही सदमे से बाहर आ गई। खूब अपने सास ससुर की सेवा करती थी। विनय और उसकी मम्मी हर काम में उसका हेल्प कराते। हर ख्वाहिश बोलने से पहले ही पूरा कर देता विनय और रागिनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। वो उस दिन विनय की बाहों में थी। उसने कहा, विनय, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि ये मौत आए तो आपसे पहले और ये दम निकले तो आपकी बाहों में, और आपका हाथ मेरे हाथों में हो। विनय ने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मरने की बातें ना करो प्यारी। तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस दिन वह हमेशा के लिए एक हो गए। कुछ दिन बाद पता चला कि रागिनी प्रेग्नेंट है। उसने विनय को पहले यह बात बताई। विनय की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में खुशियों का माहौल था। अब तो विनय और माँ पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे। माँ हर समय उसके पास होती थी। सभी बहुत खुश थे। 2 महीने बाद रागिनी को अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। विनय रागिनी को रूटीन टेस्ट के लिए लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज हो गया है और रागिनी की किडनी पर इन्फेक्ट हुआ है। रागिनी की एक किडनी खराब हो गई है। उस एक पल में सब कुछ बिखर गया। रागिनी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। विनय ने उसे संभाला। रागिनी ने कहा, यह उसी की गलती के कारण है। काश मैंने माँ को बता दिया होता। विनय ने उसे गले लगाते हुए कहा, रागिनी, खुद को दोष मत दो। हमारी किस्मत में ही शायद ऐसा था। घर में मातम का माहौल था, लेकिन सबने प्यार से एक दूसरे को संभाल लिया। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो गया। कुछ महीने बाद एक बार फिर खुशियों ने उनके घर दस्तक दी थी। रागिनी फिर से प्रेग्नेंट थी। इस बार माँ और विनय ने पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखा, उसकी मेडिसिन का, खाने पीने का, रूटीन टेस्ट्स का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विनय उसे हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा और रागिनी को दोनों ही किडनियाँ उसकी खराब हो गई है। विनय के पैरों से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। यह सब इतनी जल्दी कैसे है डॉक्टर? हमने हर बात का बहुत ख्याल रखा था। सब चेकअप भी टाइम पर। फिर क्यों? विनय ने कहा। डॉक्टर ने कहा, रागिनी के भ्रूण का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। उसकी कोख भ्रूण को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। लाखों में किसी एक केस में ऐसा होता है। तो क्या रागिनी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी? विनय ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने की बात कर रहे हो? उसकी वो हालत है, कब तक वो जिंदा है यह भी हम नहीं कह सकते। हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होगा। उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं।
विनय रागिनी के पास आया। वह इस हालत में नहीं कि उसे सब कुछ बता सके। रागिनी ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? विनय उसे गले लगाकर रोने लगा। रागिनी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम बताओ विनय, क्या हुआ? विनय ने कहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है रागिनी? क्यों हर खुशी रूठ जाती है? विनय रागिनी को सब कुछ बता देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए उस दिन। वो मुस्कुराती खिलखिलाती हुई रागिनी को अब पहले जैसी नहीं रहती थी, गुमसुम रहती थी। विनय ने बहुत कोशिश की और खुद को संभालने की। झूठी मुस्कान के साथ रागिनी से बात करता, मजाक करने की कोशिश करता तो भी आंसू निकल आते थे। रागिनी ने कहा, विनय आप दूसरी शादी कर लो। मैं पूरी औरत कभी नहीं बन सकती, ना ही आपके घर को वारिस दे सकती हूं। बस बोल लिया, विनय ने कहा। तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे इसका दुख नहीं इतना कि तुम वारिस नहीं दे सकती इस घर को। तुम्हारी जो हालत है वह मुझसे नहीं देखी जा रही है रागिनी। मुझे मेरी वह हंसती मुस्कुराती रागिनी वापस चाहिए। और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, वो तो कभी नहीं रागिनी। रागिनी ने अपने बाहों में भर लिया था। अब हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होता। वे दिन कमजोर होती जा रही थी। माँ उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देती। इंजेक्शन से उसके हाथ नीला पड़ गया था। 1 महीने में लाखों रुपए उस पर लग जाते थे। हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। खुद उसके घर वाले ने भी उसका साथ छोड़ दिया, यह कहकर कि बस पैसे खर्च रह गई है। अब उसके खुद की मम्मी और भाई ने उसे रिश्ता तोड़ दिया। यकीन नहीं आता कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन विनय और उसके परिवार ने रागिनी को संभाला। उस दिन करवा चौथ था। रागिनी की दवाइयाँ चल रही थी। रागिनी ने माँ से कहा, माँ मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ मार्केट? माँ ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर वो रौनक और खुशी देखी थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है सब खरीद लेना। उस दिन रागिनी ने 50,000 का लहंगा और 15,000 की मेकअप किट खरीदी और श्रृंगार का सामान। वह उस दिन खुद मेहंदी और 16 श्रृंगार के साथ तैयार हुई। स्वर की मेनका भी उसके सामने फीकी लगे। उसे शायद होने वाली अनहोनी का पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए शायद आखिरी बार विनय के लिए खुद से तैयार हुई थी। रात को जब व्रत तोड़ा तो विनय ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था। पूरा कमरा रेड रोजेस और कैंडल से भरा हुआ था। पीछे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। आ गले लग जा कि फिर ये रात हो ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। विनय और रागिनी एक दूसरे में सिमट गए थे, जैसे यही एक पल था जिसे वो जी लेना चाहते थे। जब सुबह रागिनी की आंखें खुली, वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। पैरालाइज्ड हो चुकी थी वो। अब तो वो पूरी तरह से विनय पर डिपेंडेंट हो गई थी। विनय ही उसे वॉशरूम ले जाता, नहलाता, कपड़े पहनाता, खाना खिलाता, सब विनय और माँ ही करते। एक दिन रागिनी ने विनय से कहा, मुझे बोझ बन गई हूं मैं। विनय, मैं मर क्यों नहीं जाती? विनय ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो मेरा, बोझ नहीं मुझ पर तुम। अगर मैं इस हालत में होता तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती? नहीं ना, तो कभी आगे से मरने की बात मत करना। रागिनी ने विनय से कहा, विनय आप ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक हूं मैं, और माँ है मेरी, देखभाल कर लेंगी। विनय ने रागिनी को जोर देने पर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वह रोज ऑफिस जाता, लेकिन हमेशा रागिनी का फिक्र उसे रहती थी। ऑफिस से थका हारा घर आता, फिर घर आकर माँ की घर में काम में हेल्प करता, रागिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। ऐसा ही समय निकल रहा था, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। रागिनी ने कहा कि अभी नहीं जाने वाली हूँ आपको छोड़ के, तो टेंशन ना लो और प्लीज़ ऑफिस जाओ।
पर माँ के यूं कॉल करने पर वो सीधे घर के लिए निकल गया। उधर रागिनी ने कहा, माँ आप मेरे भाई और माँ को बुला लो और विनय को भी जल्दी आने के लिए, इतना समय नहीं है मेरे पास। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं माँ, बहुत परेशान कर लिया मैंने आपको, अब जाने दो मुझे। माँ ने रागिनी के भाई को कई बार कॉल किया पर हर बार उसने काट दिया। यकीन नहीं आता कोई भाई इस तरह से भी रिश्ता तोड़ सकता है कि बहन की आखिरी सांसें ले रही है, ये तक नहीं उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर दे। रागिनी की आंखों में आंसू थे। वह कह रही थी उसके भाई और माँ को बुला दो। अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नजर थी दरवाजे की तरफ कि कब विनय आए। विनय जाम से निकलकर जल्दी घर आ गया। रागिनी का सिर अपने गोद में रखा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उस समय रागिनी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस इतना ही बोल सके विनय, और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दहेज के लिए अपने बहुओं को जला देते हैं, या वारिस ना मिलने पर अपने बेटों को दूसरी शादी करा देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी बेटियों को बहू की तरह रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा भावुक हो चुका हूँ मैं यह कहानी पढ़ के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी और भी कहानियाँ आप तक हम पहुँचा सके। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।